इमेजिन कीजिए कि हम्म, आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और आपका टोल अपने आप कट जाता है। मतलब बिना ब्रेक लगाए, बिना किसी बैरियर के। वाह, ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन जैसा है ना। या फिर सोचिए कि किसी राज्य में कोर्ट के समन अब पुलिस घर लेकर नहीं आती, बल्कि सीधा आपके फोन पर एक मैसेज आ जाता है। बिल्कुल। और यही जो बदलता हुआ लैंडस्केप है ना, ये हमारे एग्जाम के सिलेबस का सबसे डायनामिक हिस्सा है। आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस में हम इन्हीं बदलावों को डिकोड करने वाले हैं। तो कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट की तरफ से 4 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ न्यूज़ रीड करना नहीं है। सबसे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात क्लियर कर दूं। एस्पिरेंट्स अक्सर पीडीएफ फाइल्स का एक बड़ा सा ढेर लगा लेते हैं। हाँ, वो जो पीडीएफ कलेक्शन की आदत होती है। एग्जैक्टली। बिना सेशन सुने सिर्फ पीडीएफ जमा करना ना, वैसा ही है जैसे जिम की मेंबरशिप ले लेना लेकिन कभी वर्कआउट न करना। बहुत सही बात कही आपने। पीडीएफ का ढेर मत लगाइए। कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए पीडीएफ पढ़ने से पहले इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के इस सेशन में हम हाई हील्ड इनसाइट्स, एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स और सिलेबस मैपिंग पर फोकस करेंगे। हमारे पास आज 18 मेजर न्यूज आइटम्स हैं। हाँ, 18 आइटम्स और 5 अलग अलग एग्जाम कैटेगरीज, साथ ही कुछ सेल्फ असेसमेंट वाले पॉइंट्स भी हैं। ग्रेट। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आज का सिलेबस आर्किटेक्चर समझते हैं। तो आज के हमारे 5 फोल्डर्स कुछ इस तरह हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फोल्डर 1 है नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, जिसमें हम पीएमजीएसवाई का फेज 4 और स्टेट टेक की बात करेंगे। राइट। फिर फोल्डर 2 में इंटरनेशनल एंड इंडेक्सेस हैं, जहां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और यूएसटीआर 301 रिपोर्ट कवर होगी। ये इंडिसेस काफी क्रूशल होते हैं एग्जाम के लिए। बिल्कुल। इसके बाद फोल्डर 3 इकोनॉमी एंड बैंकिंग का है और फोल्डर 4 साइंस टेक एंड डिफेंस का है। फाइनली फोल्डर 5 में हम अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स और डेज देखेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ना एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड अलमारी की तरह लग रहा है। मतलब सब कुछ अपनी जगह पर। हाँ, एकदम सॉर्टेड। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस अलमारी से नेशनल अफेयर्स की फाइल खोलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं ओडिशा से, जहां पीएमजीएसवाई 4 मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का लॉन्च हुआ है। अच्छा। और ये लॉन्च किस मिनिस्ट्री के अंडर हुआ है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी MORD ने लॉन्च किया है, जिसका प्रभार अभी शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। राइट। इसके नंबर्स क्या हैं? मेरा मतलब है टोटल बजट और प्रोजेक्ट का दायरा कितना है? डेटा पॉइंट नोट कर लीजिए। टोटल आउटले 1700 करोड़ रुपए है। 1700 करोड़, ओके। हाँ, और प्रोजेक्ट स्कोप में 827 रोड प्रोजेक्ट्स हैं जो टोटल 1701.84 किलोमीटर का एरिया कवर करेंगे। ये तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। इसका टारगेट ओडिशा के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 898 ऐसे अनसर्व्ड हैबिटेशंस को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी देना है, जहां अभी पक्की सड़कें नहीं हैं। यहाँ मुझे एक चीज समझनी है। डेटा में जो फंडिंग रेशियो है वो 60-40 का है, राइट? बिल्कुल। 60% सेंटर और 40% स्टेट। हाँ, 60-40 का मॉडल है। तो मेरा सवाल या कहें कि एक पुशबैक ये है कि जब 60% पैसा सेंटर लगा रहा है, हाँ, तो क्या सेंटर के पास प्राथमिकताएं तय करने की पावर ज्यादा होती है या स्टेट अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुन सकता है? देखिए, ये बहुत ही वैलिड सवाल है। सेंटर ब्रॉड गाइडलाइंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कौन सी रोड पहले बनेगी ये स्टेट ही तय करता है, क्योंकि लोकल नीड्स वो बेहतर समझते हैं। मेक सेंस। मतलब पैसा और फ्रेमवर्क सेंटर का है, पर एग्जीक्यूशन स्टेट का है। जी। चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो लोगों को जोड़ता ही है, लेकिन उन लोगों का जो डेमोग्राफिक डेटा है उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। और इसीलिए मॉस्पी की जो रिपोर्ट आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी, ये मॉस्पी की विमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट है, जो कि इसका 27वां एडिशन है। 27वां एडिशन, गॉट इट। तो इसके की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले डेमोग्राफिक्स देखते हैं। जन्म के समय सेक्स रेशियो अब 917 हो गया है, जो कि 2017 से 19 वाले पीरियड में 904 था। अरे वाह, ये तो काफी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है। और फर्टिलिटी रेट का क्या सीन है? टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR अब गिरकर 1.5 पर आ गया है। वेट, 1.5? ये तो काफी बड़ा ड्रॉप है। हाँ, इसमें अर्बन TFR 1.5 है और रूरल TFR 2.1 पर स्टेबल है। मतलब रूरल एरियाज अभी भी रिप्लेसमेंट रेट मेंटेन कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट का डेटा सबसे माइंड ब्लोइंग है।
रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR 45.9% हो गया है। 45.9 ये तो 2022 में आई थिंक सिर्फ 37.5 के आसपास था, राइट? एग्जैक्टली 37.5% से 45.9% एक मैसिव जंप है। सच में रूरल फीमेल LFPR में ये मैसिव जंप ना ऐसा है जैसे किसी रुकी हुई ट्रेन के इंजन ने अचानक फुल स्पीड पकड़ ली हो। बहुत सही एनालॉजी है। और एजुकेशन में भी फीमेल्स आगे हैं। हाई एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फीमेल्स के लिए 30.2 है और मेल्स के लिए 28.9 है। वाओ, ये डेटा मेंस आंसर राइटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो जैसे हम डेमोग्राफिक्स और नागरिकों के डेटा की बात कर ही रहे हैं, सरकार ने इसे ट्रैक करने के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। आप MHA के सिटीजनशिप रूल्स की बात कर रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल। MHA सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 जो कि 30 अप्रैल 2026 से एनफोर्स हो गए हैं। ओके, तो इसमें क्या बड़े बदलाव आए हैं? सबसे बड़ा चेंज है डिजिटल EOCI का इंट्रोडक्शन। अब फिजिकल रिकॉर्ड्स के साथ साथ एक डिजिटल EOCI होगा, जिससे MHA का एक सेंट्रल डेटाबेस मेंटेन रहेगा। ये तो काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। और डुअल पासपोर्ट को लेकर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना? हाँ, डुअल पासपोर्ट प्रोहिबिशन लागू किया गया है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के तहत अब माइनर बच्चे एक ही समय में इंडियन और फॉरेन पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकते। सिंगल सिटीजनशिप का रूल अब माइनर्स पर भी कड़ाई से लागू है। अच्छा, तो जो ग्रे एरिया था वो खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल। और तीसरी चीज यह है कि अब पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन हो गया है। चाहे रजिस्ट्रेशन हो, एप्लीकेशन हो या रिनंसिएशन मतलब OCI कार्ड सरेंडर करना हो, सब कुछ एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से होगा। सब कुछ ऑनलाइन। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये 100% ऑनलाइन प्रोसेस उन लोगों के लिए एक बैरियर नहीं बन सकता जो टेक्निकली इतने एडवांस नहीं है? देखिए, इनिशियली ऐसा लग सकता है, लेकिन जो OCI एप्लीकेंट्स होते हैं वो जनरली टेक सेवी होते हैं और ऑनलाइन होने से रेड टेप और करप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ट्रू, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे सिटीजनशिप प्रोसेस सीमलेस और डिजिटल हो रहा है, वैसे ही हमारे हाईवेज भी स्मार्ट हो रहे हैं। हाँ, भारत का पहला बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम, मैंने इंट्रो में भी इसी का जिक्र किया था। एग्जैक्टली। इसे MLFF टोलिंग कहते हैं और ये NH48 पर सूरत भरूच के बीच 84 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ है। 84 टोल प्लाजा? तो ये काम कैसे करता है? इसके स्टेप्स क्या हैं? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में ANPR कैमरा मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा AI एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके चलती गाड़ी की नंबर प्लेट कैप्चर करते हैं। और अगर गाड़ी तेज हो या नंबर प्लेट रीड ना हो पाए तो? उसके लिए स्टेप 2 है। RFID टैग गाड़ी के फास्ट टैग को रीड करता है बिना गाड़ी को रोके, एक तरह का बैकअप सिस्टम। स्मार्ट। फिर स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में ये सारा डेटा तुरंत वाहन ऐप के डेटाबेस के साथ क्रॉस रेफरेंस किया जाता है ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए। और फाइनली स्टेप 4 में पैसे कट जाते होंगे। बिल्कुल, लिंक्ड अकाउंट से टोल डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है, जिससे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन इंश्योर होता है। यार, ये तो बिल्कुल Amazon Go स्टोर के इनविजिबल चेकआउट जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। बस फर्क ये है कि Amazon Go में लोग चलते हैं और यहाँ हाईवे पे गाड़ियां दौड़ रही हैं। काफी इंप्रेसिव है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये जो रेवोल्यूशन है, ये सिर्फ हाईवेज या सेंट्रल गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है। राज्य सरकारें भी इसे तेजी से अपना रही हैं। बिल्कुल, और हमारे पास सिक्किम और मिजोरम के काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। जी, सबसे पहले सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बन गया है। फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट, ये डिक्लेयर किसने किया? ये माइलस्टोन खुद CJI सूर्यकांत जी ने डिक्लेयर किया है सिक्किम के 50वें स्टेटहुड ईयर पर। ओके, तो इसके टेक स्टैक में क्या क्या? ये ई-कोर्ट्स, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वर्चुअल हियरिंग को पूरी तरह इंटीग्रेट करता है। और मैंने सुना है कि इसमें समन भेजने का तरीका भी बदल गया है। हाँ, इसका सबसे बड़ा फीचर है N-स्टेप इंटीग्रेशन, मतलब नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस। अब पुलिस घर पर समन लेकर नहीं आती, बल्कि SMS और ईमेल से समन भेजे जाते हैं। वाह, ये तो जुडिशियल प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देगा। और मिजोरम का क्या अपडेट है? मिजोरम ने खुआरेल नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये एक रियल टाइम डिजास्टर इंसिडेंट और रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। खुआरेल ऐप, इसके फीचर्स क्या हैं? डिजास्टर का टाइम तो नेटवर्क ही नहीं रहता। यही तो कैच है। इसमें ऑफलाइन मोड कैपेबिलिटी है और ये बाइलिंगुअल इंटरफेस में है,
मिजो और इंग्लिश दोनों में। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है इकोसिस्टम में? ये पब्लिक को डायरेक्ट डीएमआर डिपार्टमेंट और एसडीएमए या डीडीएमए से कनेक्ट करता है। इसमें रिलीफ कैंप्स और हॉस्पिटल्स का पूरा डेटाबेस भी पहले से होता है। यार, यहाँ मुझे एक बात लगती है, क्या छोटे राज्यों के लिए टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लागू करना ज्यादा आसान होता है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वहाँ पुराना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम शायद कम जटिल होता है। पॉपुलेशन कम है तो चीजें जल्दी रोल आउट हो जाती है। ये एक बहुत ही सॉलिड ऑब्जर्वेशन है। कम पॉपुलेशन में पायलट प्रोजेक्ट्स टेस्ट करना वाकई ज्यादा एजाइल होता है। ट्रू। चलिए, राज्यों के गवर्नेंस से अब ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बिल्कुल। ग्लोबल इंडेक्सेस एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की। इससे पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट? हाँ, RSF, जो पेरिस बेस्ड है। तो इसके टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं। फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे है और ये लगातार 10वां साल है जब नॉर्वे टॉप पर है। 10 साल से लगातार, गजब है। सेकंड और थर्ड पर कौन है? सेकंड पर नीदरलैंड्स है और थर्ड पर एस्टोनिया है। ओके। और बॉटम थ्री में 178 पर चीन है, 179 पर नॉर्थ कोरिया और सबसे लास्ट यानी 180 पर इरिट्रिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की रैंक क्या है? भारत 180 देशों में से 157वीं रैंक पर है और हमारा स्कोर 31.96 है। 157वीं रैंक। तो 2025 के मुकाबले हम ऊपर गए हैं या नीचे? हम 2025 से 6 स्थान नीचे आए हैं, लेकिन यहाँ एक और बहुत क्रिटिकल डेटा पॉइंट है। इस बार का ग्लोबल एवरेज स्कोर सिर्फ 54.3 है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 2002 में जब से ये इंडेक्स शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक का ये सबसे लोएस्ट ग्लोबल एवरेज है। वाओ! मतलब ये ग्लोबल एवरेज का लोएस्ट होना ऐसा है जैसे किसी एग्जाम का पेपर इतना टफ आ गया हो कि पासिंग मार्क्स का एवरेज ही दुनिया भर में गिर गया हो। एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में ही प्रेस फ्रीडम का ग्राफ नीचे जा रहा है। ये काफी कंसर्निंग है। चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ग्लोबल स्कोर के बाद अब ये देखना जरूरी है कि भारत अपने पड़ोसियों के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है। हाँ, और ये नेबरहुड कॉन्टेक्स्ट एनालिटिकल सवालों के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो रैंक 87 पर नेपाल है, जो साउथ एशिया में बेस्ट परफॉर्मर है। नेपाल 87 पर है और बाकी देश? श्रीलंका 134 पर है, बांग्लादेश 152 पर और पाकिस्तान 153 पर है। और भारत 157 पर है। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फिलिस्तीन, जो हमारा नेबर नहीं है, वो रैंक 156 पर है, यानी भारत से ठीक एक रैंक ऊपर। तो इसका की टेक अवे यही है कि भारत 2026 के इंडेक्स में अपने सभी इमीडिएट साउथ एशियन पड़ोसियों से नीचे रैंक करता है। जी बिल्कुल। और यहाँ हम दोनों की तरफ से एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, हमारा काम यहाँ सिर्फ RSF रिपोर्ट के फैक्ट्स और डेटा को सामने रखना है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी तरह की राजनीतिक विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। एस्पिरेंट्स को बस एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए जो एग्जाम में आ सकता है। एकदम सही। हमें बस न्यूट्रल रहकर रिपोर्ट को समझना है। राइट। चलिए अब इंटरनेशनल प्रेस इंडेक्स से इंटरनेशनल ट्रेड स्क्रूटनी की तरफ चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट 2026। ये इंटरनेशनल ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी है। USTR मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें क्या कैटेगरीज होती हैं? इसमें अलग अलग टियर्स होते हैं। सबसे पहला और सीरियस टियर है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें हाईएस्ट स्क्रूटनी होती है और ट्रेड एक्ट 1974 के तहत संभावित सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इस बार वियतनाम 13 सालों में इस टियर में ऐड होने वाला पहला देश बना है। वियतनाम पर इतनी सख्त नजर। और दूसरा टियर कौन सा है? दूसरा टियर है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। इसमें वो देश आते हैं जहां सिवियर IP और ट्रेड कंसर्न्स होते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें भारत, चीन, रूस, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला शामिल हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ, क्या इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में होना इंटरनेशनल ट्रेड में एक तरह से येलो कार्ड मिलने जैसा है? मतलब जिसके बाद ट्रेड सैंक्शंस का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल, आपने एकदम सही एनालॉजी पकड़ी है। ये एक तरह की सीरियस वार्निंग ही होती है इन्वेस्टर्स और ट्रेड पार्टनर्स के लिए। गॉट इट। और आखिरी टियर क्या है? आखिरी टियर है वॉच लिस्ट। इसमें 19 देश ऑब्जर्वेशन के अंडर हैं।
इसके की चेंजेस ये हैं कि ईयू को इसमें ऐड किया गया है उनके जीआई और फार्मा कंसर्न्स के कारण। यूरोपियन यूनियन को ऐड कर लिया, वाओ। हाँ, और अर्जेंटीना और मेक्सिको को उनके इम्प्रूवमेंट्स के कारण ऊपर वाली लिस्ट से निकालकर इस वॉच लिस्ट में मूव कर दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर से एक बड़ी खबर है, 3 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 का 14वां एडिशन आ चुका है। राइट, और इसमें टॉप स्पॉट पर हमेशा की तरह चीन की त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी है। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे हाईलाइट करने वाला फैक्ट है वो ये कि ग्लोबल लेवल पर भारत अब मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन बन गया है। बिल्कुल, कुल 128 इंस्टीट्यूशंस के साथ, और IISc बैंगलोर इसमें टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसकी रैंक 43 है। मैं इसे क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ की तरह देखती हूँ। वो कैसे? मतलब भले ही टॉप 10 में हम अभी नहीं हैं, लेकिन हमारा फाउंडेशन और बेस इतना चौड़ा हो गया है कि फ्यूचर में टॉप रैंकिंग्स दूर नहीं है। सही कहा। और देखिए, इस मजबूत एजुकेशन सिस्टम से ही ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी में हमारी पकड़ मजबूत होती है। डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत और इक्वाडोर के बीच प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी PTA पर नेगोशिएशन चल रहा है। हाँ, और इसके फोकस एरियाज बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जेनेरिक्स, कॉपर और डिजिटल टेक। राइट, और इक्वाडोर ने तो हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी ज्वाइन किया है। एग्जैक्टली। देखिए, लैटिन अमेरिका में भारत का ये कदम सिर्फ ट्रेड नहीं है, डिजिटल टेक और जेनेरिक्स के जरिए ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए देश की इकोनॉमी और उसे चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर रोहित जैन को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। राइट, और ये अपॉइंटमेंट RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 8 के तहत हुई है। उन्होंने T रविशंकर को रिप्लेस किया है। हाँ, और रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं। हाँ, बाकी 3 हैं स्वामीनाथन जे, M राजेश्वर राव और पूनम गुप्ता। और इनका टेन्योर 3 साल का होता है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पर वेट, यहाँ एक सवाल है, मतलब एक ही गवर्नर के नीचे 4 डिप्टी गवर्नर्स की क्या जरूरत है? देखिए, मॉडर्न इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। राइट। अब मॉनेटरी पॉलिसी, फिनटेक और बैंकिंग रेगुलेशन जैसे अलग अलग पोर्टफोलियोज के लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। अकेले कोई एक इंसान इतना बड़ा सिस्टम मैनेज नहीं कर सकता। हाँ, मेक सेंस। और इकोनॉमी की ग्रोथ का एक और सबूत है। अप्रैल 2026 का GST कलेक्शन जो 2.42 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। वाओ, ये तो एक ऑल टाइम हाई है। बिल्कुल, पिछले साल के मुकाबले ये 8.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये मैक्रो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। लेकिन इस फायदे को ग्रास रूट लेवल पर कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये देखना भी तो जरूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs के जरिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने SHGs के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। राइट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आता है। इसमें 0 मंथली एवरेज बैलेंस और पेपरलेस डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा है। और मैक्सिमम बैलेंस कैप 2 लाख रुपए रखा गया है। इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छे हैं, 1 लाख तक 2% और 1 से 2 लाख के बीच 2.25% मिलता है। बिल्कुल, ये स्कीम NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से अलाइंड है और नाबार्ड इसे सपोर्ट कर रहा है। पर मैंने एक स्पेसिफिक डिटेल नोटिस की, इसमें मोबाइल बैंकिंग या वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज नहीं है। ऐसा क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य कॉस्ट को कम रखना है। रूरल एरियाज में फैंसी टैक्स से ज्यादा कोर सेविंग्स को बढ़ावा देने पर फोकस है, ताकि मेंटेनेंस फीस का बोझ ना पड़े। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल, और इकोनॉमी तभी सस्टेनेबल होगी जब हम अपने रिसोर्सेज को सही से रिसाइकिल करें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएं। सही कहा। चलिए अब इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के लिए 1500 करोड़ रुपए का आउटले दिया है। हाँ, इसे ISPCMR कहा जा रहा है और इसके तहत 58 कंपनीज को अप्रूवल भी मिल चुका है। राइट, इनका फोकस मेनली लिथियम आयन बैटरीज और ई-वेस्ट पर है, जिसमें 850 किलो टन पर एनम की कैपेसिटी टारगेट की गई है। एग्जैक्टली। इसे देखकर मुझे लगता है कि ये
कबाड़ से जुगाड़ का एक बहुत ही इंडस्ट्रियल और हाईटेक वर्जन है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है और ये हमारी फ्यूचर ईवी इंडस्ट्री के लिए बेहद क्रिटिकल है। हाँ, और दूसरी तरफ सेफ्टी की बात करें तो आंध्रा यूनिवर्सिटी में सी-आर्ट वेदर ऑब्जर्वेटरी का इनॉग्रेशन हुआ है। राइट, ईस्ट कोस्ट में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और IITM द्वारा मिशन मौसम के तहत बना है। इसके लिए 180 करोड़ रुपए का बजट है। और इसमें जो एडी कोवेरियंस टावर और ओपन फील्ड सेंसर्स लगे हैं ना, वो साइक्लोन की अर्ली वार्निंग देंगे। एग्जैक्टली, और अब आप इसे शुरुआत में डिस्कस किए गए सैचेट प्लेटफॉर्म से जोड़कर देखें। कैसे? सीआर तूफान का सटीक पता लगाएगा और फिर वो CBS तुरंत बिना नेटवर्क जैम के फिक्र किए लोगों के फोन पर अलर्ट भेज देगा। ये एक पूरा लाइफ सेविंग इकोसिस्टम है। वाओ, जमीन और कोस्ट्स को सुरक्षित करने के बाद अब बात आसमान और समंदर में भारत की बढ़ती ताकत की करते हैं। बिल्कुल, स्पेस टेक की तरफ चलते हैं। मिशन दृष्टि के तहत गैलेक्साई ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च किया है SpaceX Falcon 9 के जरिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए। पर वेट, ये ऑप्टोसार असल में क्या भला है? मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। ये बेसिकली ऑप्टिकल इमेजिंग मतलब नॉर्मल कैमरा और सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR का एक कॉम्बो है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि मौसम चाहे कितना भी खराब हो, घने बादल हो या रात का अंधेरा हो, ये सैटेलाइट एकदम साफ तस्वीरें ले सकता है। अरे वाह! और समंदर की सुरक्षा में भी हमारा अचीवमेंट कम नहीं है। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS महेंद्रगिरी इंडियन नेवी को डिलीवर हो गया है। राइट, ये छठा स्टिल्थ फ्रिगेट है जिसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने बनाया है। और इसका नाम उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत पर रखा गया है। इसका वेसल नंबर Y12654 है। लेकिन इसमें जो क्रूशल डिटेल है वो ये है कि ये वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी WDB द्वारा डिजाइन किया गया 100th वेसल है। वाओ, सो डिजाइन्स! हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है। अब हम विदेशी डिजाइन्स पर शिप बनाने के लिए डिपेंडेंट नहीं हैं। एकदम सही। और देखिए, इन सभी बड़ी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के पीछे लीडर्स और इंडिविजुअल्स का हाथ होता है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कुछ मेजर अपॉइंटमेंट्स की। विश्वजीत सहाय को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फाइनेंस बनाया गया है। राइट, वो पहले CGDA थे। और मीडिया सेक्टर में प्रसून जोशी अब प्रसार भारती के चेयरमैन बन गए हैं। हाँ, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के 22वें CMD के तौर पर रवि के ने चार्ज लिया है। इसके अलावा 2026 के विटली अवार्ड्स, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर्स भी कहा जाता है, उनके विनर्स की लिस्ट भी आ गई है। हाँ, बरखा सुब्बा और परवीन शेख को ये अवार्ड मिला है। बरखा ने हिमालयन सैलेमेंडर के लिए और परवीन ने इंडियन स्किमर बर्ड के कंजर्वेशन के लिए काम किया है। इकोनॉमी के साथ साथ इकोलॉजी को बचाने वाले इन ग्रीन ऑस्कर विनर्स को जानना एग्जाम्स के लिए सबसे हॉट टॉपिक है। बिल्कुल, एनवायरनमेंट सेक्शन में ये जरूर पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्विमिंग में एक बहुत ही इंस्पायरिंग रिकॉर्ड बना है। हाँ। झारखंड के 7 साल के ईशांग सिंह ने एक नया कीर्तिमान रचा है। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा। वो पालक स्टेट को स्विम करने वाले सबसे यंग और फास्टेस्ट स्विमर बन गए हैं। श्रीलंका के तलाई मन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक का 29 किलोमीटर का सफर उन्होंने सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट में तय किया। 7 साल की उम्र में 29 किलोमीटर समंदर में तैरना, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल। और अब आखिर में ग्लोबल ऑब्जर्वेंसेस पर एक नजर डालते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया गया। राइट, जो कि 1886 के हे मार्केट अफेयर की याद में मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, भारत में ये पहली बार 1923 में लेबर किसान पार्टी द्वारा मनाया गया था। हाँ, एग्जाम्स में ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत पूछा जाता है। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। 2026 के लिए यूनेस्को की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस। एग्जैक्टली, और इस बार इसका होस्ट शेयर था जाम्बिया का लुसाका। तो अब टाइम है हमारे डेली क्विक क्विज का। देखते हैं आपको कितना याद है। बिल्कुल, चलिए रैपिड फायर अंदाज में करते हैं। पहला सवाल, USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट 2026 में प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री कौन है? इसका आंसर है वियतनाम। राइट। दूसरा सवाल, RBI एक्ट के सेक्शन 8 के तहत नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, रोहित जैन। एकदम सही। तीसरा, MoSP की वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार रिवाइज्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ 2021 से 23 के लिए क्या है? वो है 917। ग्रेट। और आखिरी सवाल, भारत का पहला MLFF बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम
किस नेशनल हाईवे पर शुरू हुआ? ये NH48 पर शुरू हुआ, सूरत भरूच वाला सेक्शन में। परफेक्ट। आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बताइए। आज हमने मिशन दृष्टि में देखा कि कैसे गैलेक्साई जैसी एक प्राइवेट स्टार्टअप स्पेस और डिफेंस टेक में क्रांति ला रही है। राइट। बस सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी का क्रिटिकल डेटा इन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनियों के हाथ में होगा, तो क्या हमारा डेटा प्रोटेक्शन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस नए दौर के लिए पूरी तरह तैयार है? इस पर जरूर विचार करें। बहुत ही गहरा सवाल है। तो कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया और आप अपने एग्जाम्स में एज पाना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कीप लर्निंग।